हमें नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भी हम उनको नुकसान पहुंचाने का हमारा ऐसा कोई थिंकिंग नहीं होता है। इसलिए तो पत्थर खाने के बाद भी हम उनको रेस्क्यू करके बचाते हैं। शक्ति, बाजुओं की ताकत से दुश्मन को धूल चटाने की शक्ति। ये जवान कभी भी किसी भी ऑपरेशन को उसका जवाब देने में सक्षम है। उस कमांडो को ऐसा तैयार किया जाता है कि वो किसी बिल्डिंग के अंदर जाएगा और अपनी काबिलियत के साथ उस मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज करके वापस आएगा। हम विशेष तौर पे यही ध्यान रखते हैं कि जिसको टारगेट किया जा रहा है बुलेट उसी को हिट हो और उसी पे हमारा पूरा फोकस रहता है। संयम की ताकत से पलटवार न करने की शक्ति। बहुत सेंसिटिव पोस्ट है यहाँ पे, पत्थरबाज आते हैं, पत्थर मारते हैं यहाँ पे आके, और कई बार मिलिटेंट की हरकतें देखी जाती हैं साइड से। जैसे हम उनके पीछे भागे, वो डर के मारे नदी में कूद गए, तो उसमें कुछ बंदे डूबने लग गए, तो हमने उनको रेस्क्यू किया बाद में वहाँ से। ताकतवर हाथों को काबू में रखने की शक्ति। ज़्यादातर हमारी ड्यूटी सर भीड़ भाड़ के इलाके में रहती है, उसमें हम ज़्यादा हथियार का यूज़ नहीं कर सकते। आपको सबसे ज़्यादा मानसिक तौर पर मजबूत होना पड़ता है। धोखेबाज पत्थरों से छलनी होने की शक्ति, मारने वाले के जख्मों पर मरहम लगाने की शक्ति, शक्ति धैर्य की, शक्ति शौर्य की, शक्ति हिंदुस्तान की। सीआरपीएफ सदा जय। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक ऐसी फोर्स से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जिसे समूची दुनिया में शक्ति और संयम का अद्भुत संतुलन माना जाता है। इससे बेहतर कोई फोर्स नहीं जानती है कि किस इलाके में किस तरह का इन्हें ड्यूटी निभाना है। इससे बेहतर ये कोई भी फोर्स नहीं जानती है, कोई फौज नहीं जानती है कि कैसे सामने से उकसावे के बावजूद बहुत संयम के साथ काम करना पड़ता है। हम बात सीआरपीएफ की कर रहे हैं, चाहे इलाका नक्सल हो या फिर आतंक प्रभावित। सीआरपीएफ वो फोर्स है जो हर चीज को काबू में करना जानती है, नियंत्रण में करना जानती है। हम इनके साथ जम्मू कश्मीर में समय बिताकर आपको दिखाएंगे कि किस मोर्चे पर कैसे तैनात रहते हैं, कैसे उकसावे होते हैं, कैसे खतरे होते हैं, और उसके बावजूद 24 घंटे की ड्यूटी ये किस तरीके से निभाते हैं। थामनी हो बंदूक या निपटना हो पत्थरों से, धावा घने जंगलों में बोलना हो या घनी आबादी में, सामना आतंक से हो या नक्सलवाद से, ये हर भूमिका में तत्पर हैं, तैयार हैं। मिलिए भारत के उन वीरों से जो हर स्थिति, हर चुनौती, हर दुश्मन से भिड़ते हैं। किसी भी प्रकार की विपदा अगर देश के ऊपर में आई हो और सीआरपीएफ वहां पर तैनात न रही हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर में इंसर्जेंसी की बात कर लें, चाहे वर्तमान में अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में टेररिज्म है वो हो, चाहे एलडब्ल्यू एरिया के अंदर में सिचुएशन को डील करने की बात हो, और यहाँ तक कि नेचुरल कैलेमिटीज़ के ऊपर में भी अगर सुनामी आई तो सीआरपीएफ थी। और आप देख ही रहे हैं कि इलेक्शन में की कल्पना नहीं की जा सकती है बिना सीआरपीएफ के डिप्लॉयमेंट के। तो पूरे भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के अंदर में अगर एक किसी बल ने योगदान दिया है तो वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। शेरों का शिकार करने की कोशिश में लगे गीदड़ों के इस दल को देखिए, इनकी मंशा को समझिए और फिर आंकिए गाड़ी में सवार हथियार बंद उन सैनिकों का संयम जो ताकत होने के बावजूद जवाब नहीं देते। नुकसान पहुंचाना नहीं, उनको समझाना, बट कभी कभी होता है वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, फिर भी हम उनको नुकसान पहुंचाने का हमारा ऐसा कोई थिंकिंग नहीं होता है। इसलिए तो पत्थर खाने के बाद भी हम उनको रेस्क्यू करके बचाते हैं मैडम। ये हाथों के पत्थर, ये चेहरों के नकाब, ये पाकिस्तान परस्ती, ये अपनों का विरोध, ये तस्वीरें बार बार देखकर हमारे लिए आम हो सकती हैं, इनके लिए आम ड्यूटी है। बिना उकसावे के पत्थर, बिना मुद्दे के पत्थर, बिना बात के पत्थर, इनके पास तो मानवाधिकार की ढाल भी नहीं, केवल वार है, प्रहार है। मेरे साथियों के ऊपर जब पत्थरबाजी हुई तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि मीना गैस गन लेके, मैं गैस गन लेके आया तो वो थोड़ा सा मेरे को दूर नज़र आए। मैंने छपके से आड़ ली तो
वो जो पत्थरबाजी कर रहे थे उन्होंने न मार के किसी तीसरे ने मेरे को पत्थर मारा, जिससे मेरी इस आँख का लेंस अंदर चला गया, नाक पे चोट आई, नाक टूट गई, नाक की सर्जरी कराई थी। कितने दिन आपको ऑफ ड्यूटी रहना पड़ा, कितने दिन इलाज? मैम मेरे को 3 महीने हो गए, 1 मई को चोट लगी थी मेरे। खुद की जान बचाएं तो एफआईआर, कभी ड्यूटी निभाएं तो एफआईआर, पर बंदिशों और साजिशों के बीच भी राष्ट्र धर्म से जो एक पल को न चूके वो यही जवान है। सामने से अगर कोई आक्रमण करे तो उसका जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए, पर हाथों में हथियार होने के बावजूद आक्रमण सहकर भी खामोश रह जाने के लिए कई गुना और हिम्मत चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करना, मॉब साइकोलॉजी और ह्यूमन राइट्स, इन विषयों पे उनको हम ऐसे ट्रेनिंग देते हैं ताकि हर परिस्थितियों को, जो सीआरपीएफ का मैंडेट है इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, वो पूरी की पूरी ट्रेनिंग आसानी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन ठीक से कर सकें। ट्रेनिंग का भी कमाल होगा कि मतलब शक्ति के साथ संतुलन सीख रहे हैं आप लोग। हाँ, ये ट्रेनिंग का संतुलन है। ट्रेनिंग का संतुलन है कि इस तरह से आप लोग सीखते हैं। जी मैडम, ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है कि मतलब एक बर्दाश्त हर तरह का होना चाहिए आदमी के अंदर। अगर कैसा भी सेंसिटिव एरिया हो या जिस मुश्किल में हम लोग हैं, वैसे मतलब हर टाइप से आदमी, कोई जैसे बगैर हथियार हुआ, जैसे पत्थरबाजी कर रहे हैं, हमको कैसे कंट्रोल करना है, कब हमको क्या करना चाहिए, इस टाइप सब कुछ सिखलाई दी है। ये श्रीनगर का डाउनटाउन का इलाका है जहां पर बिना किसी उकसावे के लोग निशाना बनाते हैं फोर्सेस को, और यहीं पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है क्योंकि इस फोर्स को ये सीधे तौर पर बताया गया है कि आपकी जहां पर तैनाती है वहां पर अमन रहे, शांति रहे, ये पैगाम भी इन्हें देना है। इसी ईदगाह के बाहर अयूब पंडित को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था। इसी डाउनटाउन में कत्ल के इरादे से इस गाड़ी को पलटने की कोशिश की गई थी। इसी जगह पर पत्थरों से ये नफरत बरसती है, देशभक्ति को काली नजर से देखा जाता है, वर्दी को दुश्मन माना जाता है। पत्थर की चोट गोली से कम दर्दनाक नहीं होती, न ही गोली से कम घातक होती है, साथ ही होती है खूनी भीड़ की खूनी मंशा, जिससे बचकर निकलना और हमलावरों को बचाते हुए निकलना आम इंसानों की तो सोच से भी परे है। बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है और हमेशा यहाँ लगभग 24 आवर्स में तो लगभग 8 आवर्स पथराव बजे होता ही है कैंप में लगभग। कई बार जब जैसे आप किसी को बचा देते हैं, किसी की जिंदगी बचा देते हैं, तो वो वापस पत्थरबाजी करते हैं? वापस पत्थरबाजी करते हैं मैडम। कई बार हमने उसको रेस्क्यू भी किया, बचाए भी है, और वही दूसरे दिन वही लड़के, वही कोई भी हो, दूसरे दिन फिर शुरू से पत्थरबाजी शुरू करना शुरू करते हैं। श्रीनगर की घनी आबादी वाला ये इलाका है जहां पर सीआरपीएफ के इन जवानों को तैनात रहना होता है। इन्हें मालूम है कि शुक्रवार का दिन है, यहाँ पर पत्थरबाजी इनके ऊपर हो सकती है, लेकिन जितनी भी गलियां आ रही हैं, हर तरफ से आप इंटरसेक्शंस देख लेंगे, उन्हें ख़ास तौर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर ध्यान से अपनी नज़रें लगाए हुए खड़े हैं, क्योंकि पता नहीं किस कोने से, किस गली के नुक्कड़ से, कहाँ से कौन सी भीड़ इनकी तरफ आ जाएगी और किस तरीके से इन पर आक्रमण होगा। क्योंकि पैलेट गन एक ज़माना था जब इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसके बाद मानवाधिकार की बात उठी तो अब हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ संयम के साथ यहाँ पर तैनात रहते हैं। लेकिन ये इनकी ड्यूटी का एक पहलू है, अकेली चुनौती नहीं है। ये सीआरपीएफ का गठन आजादी पूर्व 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के तौर पर हुआ था। मौजूदा स्वरूप में सीआरपीएफ 1949 से है। बदलते समय के साथ किरदार बदला और इस साल 15 अगस्त को 96 बहादुरी पुरस्कारों के साथ फोर्स ने कीर्तिमान रच दिया। इनमें 5 शौर्य चक्र शामिल हैं। हेड कांस्टेबल एएस कृष्णा, कांस्टेबल के दिनेश राजा और कांस्टेबल प्रफुल्ल कुमार को जिस ऑपरेशन के लिए सम्मानित किया गया, उसमें इन्होंने केवल 45 मिनट में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था और एक फिदायीन अटैक को विफल कर दिया था।
वहीं डिप्टी कमांडेंट कुलदीप सिंह चहर और हेड कांस्टेबल धनवाड़े रविंद्र बब्बन को एक ऐसे ऑपरेशन के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया जहां वो 20 घंटे तक आतंकियों से लड़ते रहे। इस सफल ऑपरेशन में तीनों फिदायीन मारे गए। हालांकि हेड कांस्टेबल रविंद्र भी अपने प्राणों की आहुति दे गए। यानी जल्द से जल्द ऑपरेशन खत्म करने का मादा हो या फिर एक लंबे ऑपरेशन में मजबूती के साथ डटना, ये हर गुर जानते हैं। अपने गठन के बाद से अब तक सीआरपीएफ को इतनी विस्तृत ड्यूटी दी गई कि उनके पास जंगलों में ऑपरेशन के लिए सक्षम कोबरा कमांडोज हैं, तो शहरी इलाकों में घरों में घुस-घुस कर आतंकियों को मार गिराने में सक्षम योद्धा भी, जो वैली क्विक रिएक्शन टीम यानी वैली क्यूआरटी का हिस्सा है। ये वो टीम है, ऑपरेशनल टीम है सीआरपीएफ की, जो इस घाटी में, कश्मीर घाटी में किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए सक्षम है। उस तरह से इसको सिखलाई दी गई है, उस तरह से इसको वेपनरी से इक्विप किया गया है। तो ये जवान कभी भी किसी भी ऑपरेशन को अकेले उसका जवाब देने में सक्षम है। घाटी के एंटी टेरर ऑपरेशंस में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ियां एक साथ काम करती हैं। जहां सेना का काम आतंकियों को खत्म करना है, पुलिस और सीआरपीएफ का काम कानून व्यवस्था बनाए रखने का होता है। पर यह इतना आसान नहीं होता, क्योंकि पत्थरबाजों की शक्ल में छिपे कई दफा आतंकी भी होते हैं। इससे आगे बढ़कर सीआरपीएफ को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ऐसी होती है जो अपने बूते आतंकी हमले को निरस्त करने में सक्षम हो। समय पर ऐसी जरूरत पड़ती है कि किसी रूम के अंदर जाकर के उन्हीं एक बड़ी पेड़ को, उस मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज करना है, तो वो पीछे कदम नहीं हटाता। उसकी ट्रेनिंग इतनी परफेक्ट होती है, हमारे यहाँ उस कमांडो को ऐसा तैयार किया जाता है, उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो किसी बिल्डिंग के अंदर जाएगा और अपनी काबिलियत के साथ उस मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज करके वापस आएगा। लेकिन उनका मुख्य किरदार है हमेशा अलर्ट रहना और छोटे से छोटे नोटिस पर तैनात हो जाना। वैली क्यूआरटी की तेजी के बारे में हम यहाँ पर इंटरव्यूज कर ही रहे थे, उसी दौरान एक कॉल आ गया और हमें मौका मिला ये जानने का कि तेज तैयारी का मतलब क्या होता है। इन्हें शुरुआती तौर पर ये एक्सप्लेन किया जा चुका है कि क्या करना है इन्हें, और उतनी देर में अपनी यूनिफॉर्म के साथ बिल्कुल बाकी हथियार और बुलेट प्रूफ लगाकर अपनी इस कैस्पर गाड़ी में सवार होकर यहाँ से निकलने को वो तैयार हो गए हैं। इतनी तेजी से निकलते हैं ये। इससे पहले मुश्किल से, मैंने घड़ी में जो समय देखा, मुश्किल से 1 मिनट का समय लगा जब ये भीतर गए, यूनिफॉर्म अपनी पहनी और इस तरीके से अपने हथियार लिए रवाना हो गए अपने देश की हिफाजत के लिए। कश्मीर घाटी में जब भी तैनाती के लिए कोई कॉल आती है तो समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। मौत और जिंदगी में चंद मिनटों का फासला होता है। हमारी नींद वैसे तुरंत एकदम जगते, जैसी विशल लगती है तुरंत हम खड़े होके और अपना तामझाम पहन के हम तैयार हो जाते हैं। एकदम तैयार हो के, हाँ, हथियार अम्नेशन के साथ में रेडी रहते हैं। हाउस इंटरवेंशन की इन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है। आबादी वाले इलाकों में गली गली में छिपे आतंकियों को ठिकाने लगाना और आम लोगों को बिल्कुल नुकसान न पहुंचाने के निर्देश का पालन करने के लिए ये बेहद आवश्यक है। जब आप जाते हैं कहीं पर, सोच क्या रहती है उस समय, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात होते हैं? उस समय हमारी सोच होती है मैडम, किसी भी मिलिटेंट को पहले उसको ट्रेस करना और पब्लिक का सुरक्षा करना। जैसे ज़्यादा हम चाहते हैं पब्लिक हमारे से नुकसान पब्लिक को ना हो, हम मिलिटेंट को पहले ट्रेस करते हैं। सीआरपीएफ की ट्रेनिंग भी हर मौके, हर मुश्किल के लिए होती है। कश्मीर के घने जंगलों में फायरिंग की पूरी ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है, तो घनी आबादी में बंदूक से किस तरह सटीक फायरिंग करनी है ये भी सिखाया जाता है। हम विशेष तौर पे यही ध्यान रखते हैं कि जिसको टारगेट किया जा रहा है, बुलेट उसी को हिट हो, और उसी पे हमारा पूरा फोकस रहता है।
अच्छा, कोलैटरल डैमेज आपको बचाना है। बिल्कुल बचाना है कि किसी तरीके से दूसरा आदमी कोई जो इनोसेंट है उसका कोई नुकसान ना होने पाए। एक गोली एक दुश्मन के सिद्धांत पे फायरिंग सिखाई जाती है यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को। दरअसल इनका काम बहुत कठिन होता है। कठिन इसीलिए होता है क्योंकि ये जिन लोगों के बीच में एक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं वो एक अमूमन रिहायशी इलाका होता है। आम लोगों को गोली लगने का खतरा होता है, यानी आपका निशाना बहुत ज्यादा सटीक होने की आवश्यकता है। सीआरपीएफ के पास पहले पेलेट गन हुआ करते थे जो पत्थरबाजों से निपटने का अचूक हथियार थे, लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने पत्थरबाजों के अधिकारों की दुहाई देकर इन पर विराम लगवा दिया। अब फोर्स पत्थरबाजों को तितर बितर करने के लिए या तो रबर बुलेट का इस्तेमाल कर सकती है या आंसू गैस के गोलों का, और वो भी अत्याधिक नहीं। लेकिन मानवाधिकार का दूसरा पहलू है 1 साल के भीतर पत्थरबाजी की घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके 2 जवान और घायल हुए 270। इनमें कई को तो ऐसी चोटें आई कि वो अपनी ड्यूटी दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाए। आपको पत्थरबाजी में चोट आई? जी, पत्थरबाजी में चोट लगा। हमारा गाड़ी को घेर लिया, कम से कम 150 आदमी थे, हमारा गाड़ी को घेर लिया। उसमें उनको मैं पीछे दौड़ा पकड़ने के लिए, फिर उसमें मेरे को यहाँ पत्थर लगा, फिर रोड पे नीचे गिर गया। फिर इसमें रात डाला है, मेरा 3 रात डाला है, सर्जरी हुआ मेरा। जी यहाँ सर्जरी, जी 3 रात डाला है इसमें। सीआरपीएफ की कठिन तैनाती को देखते हुए हम उस पोस्ट तक पहुंचे जो श्रीनगर के सबसे संवेदनशील इलाके का अंतिम पोस्ट था। आप भी निम्न साधनों और सुविधाओं के बीच तैनात जवानों की ये बातें सुनिए। ये बहुत सेंसिटिव पोस्ट है। जी मैम, बहुत सेंसिटिव पोस्ट है। यहाँ पे कई बार पत्थरबाज आते हैं, पत्थर मारते हैं यहाँ पे आके, और कई बार मिलिटेंट की हरकतें देखी जाती हैं साइड से। अच्छा, यहाँ पर यहाँ कैंप तक पथरा होता है? यहाँ बुरी तरह पथरा होता है मैडम। वहाँ एक स्कूल है, स्कूल के पास में बहुत ज़बरदस्त पथरा होता है। कई बार हम यहाँ पीछे से टीम निकाल देते हैं, तो उस टाइम कई बार ऐसा भी हुआ है कि लड़के अंदर कूद गए जिनको तैरना नहीं आता, पत्थरबाज, लेकिन उनको फिर हमने अंदर नदी में कूद कर और नदी में उनको हमने खुद को बचाया। फिर मतलब जो पहले आप पर हमला कर रहे थे उन्हें आप बचा दिए? जी मैम, जैसे हम उनके पीछे भागे, वो डर के मारे नदी में कूद गए, तो उसमें कुछ बंदे डूबने लग गए, तो हमने उनको रेस्क्यू किया बाद में वहाँ से। सर, आप तो कुश्ती कर चुके हैं देश के लिए, प्रेजेंट कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में, और अब यहाँ पर एक अलग तरह की ये मैडम है तो अपने ही, लेकिन पता नहीं अब ये किस तरह इनको समझाया जाए। अब हम तो ये पत्थर खा के भी इन्हें अपना मानते हैं, फिर भी इनको पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर संघर्ष ऐसा है कि कैंप के भीतर पेट्रोल बम से लेकर ग्रेनेड तक फेंका जाना सामान्य है, लेकिन फिर भी अगर ये जवान आपको हंसते खेलते और जीवन से भरपूर नजर आ रहे हैं तो ये इनकी शक्ति है, इनके हौसले की ताकत है। ये बताइए कि आप लोगों को तो मालूम था इतना कठिन जॉब करने जा रहे हैं, क्यों किया? मैम, देश के लिए। जी मैम, देश की रक्षा के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। आपकी यही वजह थी? बिल्कुल करेक्ट मैडम, यही वजह थी, देश की रक्षा, यही बस कुछ करने का हमारे अंदर जज्बा थी, हमने इसको सेलेक्ट किया। पत्थरबाजों को मानव और इन्हें दानव करार देने वालों को ये तस्वीरें भी जरूर देखनी चाहिए। खुले इलाके में गाड़ियों पर फेंके पत्थरों से अलग एक ऑपरेशन के दौरान फेंके गए इन पत्थरों को देखिए। गलियों में घरों की छतों से फेंके गए ये पत्थर नहीं, चट्टान है। सर पर हेलमेट होने के बावजूद ये किसी की भी जान ले सकते हैं। फिर भी इस इरादतन हत्या को माफी है, गैर इरादतन आत्मरक्षा को भी सजा। साल का एक एक दिन के एक एक घंटे अगर आपको हमेशा सतर्क रहना हो तो सोचिए कि किस तरह का तनाव हम बात कर रहे हैं। यहां पर जिस तरह की डिप्लॉयमेंट हम देखते हैं उसमें 1 मिनट का चैन नहीं है, 360 डिग्री अपने हमेशा सजग रहना होता है इन प्रहरियों को। हम कुछ ऐसे शूरवीरों की बात कर रहे हैं। एक आम सीआरपीएफ जवान की ड्यूटी सुबह 6 बजे शुरू होती है, जिसके लिए उन्हें कम से कम 4 या 4:30 बजे उठना पड़ता है। खुद तैयार होना है, हथियारों को दुरुस्त रखना है, ड्यूटी की ब्रीफिंग लेनी है और जहां पर तैनाती है वहां तक 6 बजे से पहले पहुंचना है।
कितने देर की ड्यूटी, अगर मैं कहूँ कि कितने बजे सुबह से कितने बजे रात तक? हमारी ड्यूटी जो है पूरी 24 घंटे की रहती है और सुबह से अगर देखा जाए तो सुबह के लगभग 2:30 बजे से निकलती है ड्यूटी और शाम के 8-9 बजे तक, फिर रात में 10 बजे से और फिर कंटिन्यू चलती रहती है 24 घंटे। हाँ तो सर श्रीनगर में लाइन और ऑर्डर की ड्यूटी है सर। यहाँ हम लोग सुबह से ही तैयारी में लग जाते हैं। लगभग 6 बजे अपने कैंप से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर जाकर अपनी लो ड्यूटी के लिए वहाँ डिप्लॉयमेंट होते हैं सर। तैनात होने के बाद से 100% सतर्क रहना है, क्योंकि दुश्मन आम बस्तियों से आम आदमी की शक्ल में निकल कर आता है। बहुत सामान्य सा होता है कि एक नाका कहीं पर लगा हुआ है, बाकी शहरों में भी ये बहुत सामान्य होता होगा, लेकिन श्रीनगर और ख़ासकर श्रीनगर के कुछ इलाकों में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। किस तरह की चीज़ों के लिए आप लोग ध्यान रखते हैं? मैडम इस नाके में हम इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कोई ऐसा तत्व हमारी बीच में ना आ जाए जो कि हमारे सिस्टम को या फिर हम अशांति यहाँ पैदा कर सके, ताकि यहाँ पर जनता को कोई परेशानी हो सके। उस सब चीज़ों को दूर देखते हुए हम एक नाका लगाए हुए हैं ताकि कोई ऐसा तत्व हमारे बीच में ना घुसे, ताकि हम लोगों को यहाँ पे शांति को भंग किया जा सके। क्योंकि ये इलाका खासकर बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। यहीं पर आपके एक साथी की शहादत हुई। 10 दिन पहले यहाँ ही पे जस्ट सामने 100 मीटर दूरी पे एक हमलावर ने, मिलिटेंट ने हमला किया, जिसमें एक हमारे जवान शहीद और हमारे बटालियन के 2 जवान जख्मी हो गए थे। इसलिए आज शुक्रवार देखते हुए हम लोग नाकाबंदी लगाए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं कि शुक्रवार के दिन कुछ ना कुछ इन लोग करें मिलिटेंट। दिन भर सतर्क सजग रहते हुए, कभी पत्थरों का सामना करते, कभी गोलियों के निशाने पर आकर अगर किस्मत अच्छी रही तो 12 घंटे में ड्यूटी पूरी हो जाती है। पर रात का मतलब ये नहीं कि चौकन्ना नहीं रहना। त्योहारों पर तो और भी ज्यादा सतर्कता, क्योंकि जिनका दीन ईमान न हो वो तो पवित्र त्योहारों को भी छलनी कर देते हैं, जैसा कि इस ईद उल जुहा पर नजर आया। देश की सुरक्षा का एक पहलू जुड़ता है सरहदों के साथ, लेकिन सरहद के भीतर तक, कितना भीतर तक आतंक आ चुका है ये हम सब जानते हैं। और यहीं पर बहुत निर्णायक भूमिका आती है सीआरपीएफ की। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद से पत्थरबाजी की जो घटनाएं शुरू हुई वो राज्यपाल शासन के बाद ही कुछ हद तक नियंत्रण में आई। लेकिन आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान और त्योहारों पर पत्थरबाज जरूर निकलते हैं। इसके बावजूद सलाम है उस फौज को जो पत्थर का जवाब फूल से देती है। जब कश्मीर घाटी में अलगाववाद की आग ने लड़कियों के हाथों में भी पत्थर थमाए, उसके बाद देश की दुर्गा को जागना पड़ा। सीआरपीएफ का जो महिला दस्ता था, जो महिला कमांडोज हैं, उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया। और इनकी काबिलियत ऐसी है कि आप जब विस्तार से इसे देखेंगे तो आप सोचेंगे कहाँ कमी है। कोई कमी नहीं है। अगर एक पुरुष कमांडो साथ में खड़े हैं और महिला कमांडो हैं तो आप कह सकते हैं वो समकक्ष हैं। न ट्रेनिंग में किसी भी कठिनाई से पीछे हटती हैं और न ही असली ऑपरेशन के अंदर। खंजर है, भाला है, तलवार कटारी आरी है, रणचंडी दुर्गा मां काली अरि को शक्ति संहारी है। कमजोर समझने की एक भूल और सीधे यमपुरी का टिकट। न निशाना चूकेगा, न दुश्मन बचेगा। बस यूं समझ लीजिए कि जो घाटी का दुश्मन है, जो देश का दुश्मन है, वो इनका दुश्मन है। और दुश्मन को बख्श दें, ऐसा इनकी ट्रेनिंग इन्हें सिखाती ही नहीं। हमने देखा यहाँ पर कि फिसलन भरी जो पहाड़ियाँ हैं उस पर चढ़ जाती हैं आप लोग, जो बहुत चौड़ी खाई जैसे जिसमें आग भी लगी हुई है उसको पार कर जाती हैं। तो किसी भी तरह की ट्रेनिंग आप लोगों को मिलती है कठिन से कठिन? यस मैम, वो सब ट्रेनिंग हमको बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि किस तरह से जो भी मुसीबत आते हैं तो उससे सामना होके जाना पड़ता है। अच्छा, जब शामिल हुई थी आप सीआरपीएफ में, घर वालों ने कहा था लड़की हो कैसे करोगी? नो मैम, घर वालों ने मेरे पूरा सपोर्ट किया है
कि जो वो लड़कियां फोर्स में जाती है वो किसी से कम नहीं होती, और घर वालों ने मेरे हमेशा लड़की होकर मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं, लड़का होकर ही जो करना है करो, लेकिन देश के लिए करो। कहाँ से आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आप। यहाँ पर आप झारखंड से हैं? यस मैम। आप भी इसी तरीके से जब आपने फैसला किया था, क्योंकि ये काम जनरली माना जाता है कि लड़के करते हैं, बंदूकों को थामना, निशाना लगाना, तो आपके घर में क्या था रिएक्शन? मैम मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे घर में हमको पूरा सपोर्ट मिला, मैं फैमिली से, मैं गांव वालों से, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और यहाँ पर क्या थोड़ी सी भी रियायत मिलती है जब ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं नहीं लड़की है रहने दो? नो मैम, कभी नहीं। नो। मतलब न घर वालों ने कभी भेदभाव किया, न यहाँ पर जो आपके इंस्ट्रक्टर्स हैं वो भेदभाव करते हैं? नो मैम। और आप लोग कर लेते हैं? कभी Yes, कभी डर लगा कि मैं कैसे कर पाऊंगी? मैम फर्स्ट टाइम तो डर लगता है, पर धीरे धीरे आदत हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब कहीं पे भी डिप्लॉयमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है? नो मैम, हमें कई बार भी डिप्लॉयड कर दिए तो भी हमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इनमें से कोई पूरब से आया है, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, लेकिन कड़ी ट्रेनिंग ने इन्हें एक नाम दिया है, जम्मू कश्मीर की ऐसी रक्षकों का जो खुद से आगे राष्ट्र को रखती हैं, शांति की ऐसी प्रहरी जिनके पास संवेदनशीलता है तो इतनी है कि पत्थरबाजी के बीच घुसकर भी अपना धैर्य न खोएं, और शक्ति है तो फिर इतनी है कि दुश्मन कोई भी हो इन्हें फिक्र नहीं। सीआरपीएफ इकलौता पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके पास 5 महिला बटालियन, और आज से नहीं बल्कि 1987 से। हालांकि मौजूदा डिप्लॉयमेंट महिला पत्थरबाजों पर नियंत्रण के लिए, लेकिन महिला दस्ते को किसी भी स्थिति में तैनाती के लिए तैयार किया गया है। रात के अंधेरे में तैनाती के लिए यूं आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रेनिंग दी गई है। तो जंगल, आग, हर तरह की चुनौती के लिए मजबूत बनाया गया है। सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है जो खुद की जिम्मेदारियों को समझते हुए उनका अद्भुत विस्तार भी करती रहती है। वन 4411 ये जीवन रेखा है जम्मू कश्मीर के इलाके में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए। सबसे व्यस्त टुकड़ी अगर मैं कहूँ सीआरपीएफ की इसे, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार मदद के लिए यहाँ सीआरपीएफ मददगार को फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। बीच में जो आप बाकियों को देख रहे हैं वो उस मदद के लिए आगे अपने सीआरपीएफ के दस्तों को आगे फ़ोन लगाते हैं, और साथ ही यहाँ पर तीसरी तरफ जो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक कंप्लेन लिया और उसके बाद भूल गए उसके बारे में, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक इनका काम पूरा नहीं होता है। दरअसल एक वो नैरेटिव होता है, एक वो प्रोपोगेंडा होता है जो सेट किया जाता है वर्दी पहने किसी एक ऐसे शख्स के लिए जो हिंदुस्तान के लिए खड़ा हो, और दूसरी वो हकीकत होती है जो ज़मीन पर दिन रात हमें नजर आती है इस रूप में। चाहे एक लड़की इनमें अपना भाई देखकर ईव टीजर्स के खिलाफ मदद मांगे, या फिर एक बूढ़ी महिला या बूढ़ा पुरुष इनमें अपना बेटा देखकर उनसे मदद मांगे अपनी जिंदगी के लिए। श्रीनगर स्थित मददगार में जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि फोन की घंटी लगातार बज रही थी। किसी को सुदूर इलाके में दवाइयों की दरकार थी, तो किसी का एक्सीडेंट हो गया था और मदद चाहिए थी। इसका कॉलर का नाम है आसिफ रहमान, श्रीनगर को आ रहे थे, इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मतलब नाले से नीचे चली गई है, 10-15 फुट नाले से नीचे गाड़ी चली गई है। मददगार की टीम लोगों की समस्या दर्ज करती है, तो कंफर्म करेंगे, और उसके बाद अगर वो है तो वो जो रिकवरी व्हीकल रहता है
जिस इलाके के वो रहने वाले हैं वहां अपनी टुकड़ी को सूचित करती है और समय रहते उचित मदद पहुंचाती है। फिर ये भी चेक करती है कि जिन्होंने मदद मांगी थी उनका काम पूरा हुआ या नहीं। कहीं कहीं पे हम मैम डायरेक्टली जो मददगार का ये हेल्पलाइन सेंटर है यहाँ से हेल्प होता है। मैक्सिमम केसेस में हमारे बटालियन जो हैं, नोडल बटालियंस हैं जितने भी JNK में, वहाँ पे वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और कुछ केसेस में हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से या JNK पुलिस की हेल्प से उनकी हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन केस क्या है उसी हिसाब से हम उनसे मैम फीडबैक लेते रहते हैं कि आपको जो हेल्प आपने मांगी थी हमसे, जो आपका ग्रीवेंस था वो सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ, आपको हेल्प प्रोवाइड हुई कि नहीं हुई है। तो जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं मैम, जब हमें कंफर्मेशन मिल जाता है कि उनकी हेल्प जो थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, फुलफिल हो गई है, उसके बाद में हम उस केस को मैम क्लोज करते हैं। मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर के इलाके में 13 बोलियां बोली जाती हैं। मददगार में फोन रिसीव करने वाले सभी जवान स्थानीय हैं, जो कि यहाँ की भाषाओं को बोल और समझ सकते हैं। मेजॉरिटी तो लोग कश्मीरी बोलते हैं, उसके अलावा गोजरी भी है, पहाड़ी भी है, कुछ डोगरी बोलने वाले भी हैं। और तो ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे कॉल टेकर्स हैं मैम, क्योंकि लोकल ही हैं यहाँ पे कॉल टेकर्स, तो वो अगर जो कॉलर है वो हिंदी या उर्दू में बोलने में सक्षम नहीं है, वो नहीं बोल पा रहा है, तो ये उनसे बात करके पूछते हैं कि क्या आप कश्मीरी में बात करना चाहेंगे या क्या पहाड़ी या गोजरी में बात करना चाहेंगे, क्योंकि कॉल टेकर्स दोनों लैंग्वेज जानते हैं। तो फिर उनके लिए इजी रहता है, अपना उनको भी एक कनेक्शन फील होता है कि हाँ वो भी अपनी प्रॉब्लम जो है अच्छे से पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि उसका समाधान जल्दी से जल्दी हो। पत्थर तानने वाले लोग, अलगाववाद में बहकने वाले लोग, देश के खिलाफ बोली बोलने वाले लोग अगर सचमुच राज्य के हितैषी हैं, तो वो भारत के वीरों की इन कोशिशों को देखें, जो दिन रात मुसीबत में पड़े सभी लोगों की मुश्किलों का समाधान करते हैं। एक लड़की थी जो ल्यूकेमिया से पीड़ित थी, सोरा हॉस्पिटल में, तो उसके 4 पॉइंट उसको खून चाहिए था। और हम लोगों ने यहाँ से 2 जवान, जिस हमारा रोज़ा था, एक मुदस्सिर, कांस्टेबल मुदस्सिर और मैं, और हमारे सब इंस्पेक्टर पासवान साहब और एक कांस्टेबल रामनिवास, तो हम चारों ने जाके उसको अपना रोज़ा तोड़ के उसको खून दिया है। आपने अपना रोज़ा तोड़ा है खून देने के लिए? हाँ मैडम, हम 2 उसमें जैसे मुस्लिम कांस्टेबल थे, हम दोनों ने रोज़ा तोड़ के उसको खून दिया। तो यहाँ से हर प्रकार की मदद होती है मैडम, कोई भी यहाँ किसी कोई परेशानी होती है तो यहाँ कॉल करते हैं, हम उसकी 100% मदद करते हैं। मददगार एक पुकार है, एक क्रांति है, एक जरिया है दिलों को जोड़ने का, भ्रांतियां तोड़ने का। ये सच्ची तस्वीर है भारत के सुरक्षा बलों की, और ये अधिक विस्मित करने वाला इसीलिए है क्योंकि एक ऐसी फोर्स इसे अंजाम दे रही है जिसके पास पहले ही जिम्मेदारियां कम नहीं हैं। घाटी की खूबसूरती के प्रतीकों को अगर गिने तो सबसे पहला नंबर डल झील का ही आता है, जिस पर हम इस समय मौजूद हैं। अमूमन तो शिकारे यहाँ पर चलते हैं और बहुत शांत सा ये झील रहता है, लेकिन घाटी में ही शांति नहीं, तो यहाँ पर अमन किस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जितने भी पर्यटक आते हैं या फिर इस समूचे इलाके में जिसे VVIP इलाका यहाँ का माना जाता है, वहाँ पर सब अगर महफूज रहते हैं तो उन आंखों के कारण जिन्हें हम पानी के प्रहरी यानी CRPF का वाटर विंग कहते हैं, हमेशा यहाँ पर इनकी निगाहें रहती हैं, हमेशा यहाँ इनकी मौजूदगी रहती है। डल लेक के इर्द गिर्द का इलाका बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ पहले BSF की निगरानी थी, लेकिन अब CRPF की मौजूदगी है। इसीलिए जमीनी ट्रेनिंग से आगे बढ़कर पानी पर मुस्तैदी भी सिखाई जाती है। हथियारों के साथ जरूरत पड़े तो तैराकी करते हैं, और तैराकी के साथ अगर हथियार चलाना हो तो चला लेते हैं। बिल्कुल मैम, चला सकते हैं। हम लाइफ जैकेट लगा करके जो अपना शरीर है वो हम अपने खुद अपने तैराकी करके जो है तैर सकते हैं, और ये जो लाइफ जैकेट है इससे हम हथियार को कंट्रोल करके फायर कर सकते हैं मैम। अच्छा, लेकिन कठिनाई होती होगी? बिल्कुल कठिनाई तो होगी मैम, लेकिन कर सकते हैं। कठिनाई से ही लड़ना हमारा काम है। लाइफ जैकेट हमारी सहायता करता है कि हम तैरते तैरते भी फायर करें। डल झील पर पर्यटकों की हिफाजत हो या फिर आसपास के VVIP इलाके पर सुरक्षा की दृष्टि रखना, CRPF का पानी दस्ता उनकी अथाह जिम्मेदारियों का एक हिस्सा है।
सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जैसा इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि ये एक रिजर्व फोर्स थी, लेकिन आज की तारीख में ये मजाक भी करते हैं फोर्स आपस में कि ये कंप्लीटली डिप्लॉयड पुलिस फोर्स बन चुकी है। यानी कि जो भी जरूरत हो सीआरपीएफ को तैनाती के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। 24 घंटे अपने चारों तरफ हमेशा नजर रखते हुए इन्हें सतर्क रहना होता है, और इसी तरीके से न जाने कब कौन सा फरमान आ जाए, कब किस इलाके का रुख करना पड़े जहां पर जो लोग हैं वो अनियंत्रित हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें देश को इनकी जरूरत है। पख्तरबंद गाड़ियां जहां पर चारों ओर से ये बंद रहता है ताकि जो पत्थर हैं खासकर जिनका सामना करना पड़ता है सीआरपीएफ को, उनसे किसी हद तक बचाव हो सके। लेकिन जैसा आप देखेंगे कि बाहर की ओर निकलकर भी खड़े रहना पड़ता है, बाहर भी इसके जवान तैनात रहते हैं क्योंकि न जाने कब कहां कैसी जरूरत पड़ जाए। देश के बाकी अर्धसैनिक बलों से अलग सीआरपीएफ की तैनाती उन मोर्चों पर भी होती है जहां सबसे अधिक टकराव होता है। आतंक निरोधी ऑपरेशंस, नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशंस, भीड़ नियंत्रण, दंगा नियंत्रण, आपदा में राहत बचाव कार्य, तनावग्रस्त इलाकों में चुनाव करवाने, यहाँ तक कि युद्ध की स्थिति में सेना का सहयोग करना। 1965 के युद्ध के शुरुआती दिनों में कच्छ के रण में जब पाकिस्तानियों ने रेड की थी तो सीआरपीएफ की टुकड़ी ने ही उस हमले को नाकाम किया था। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने उसे एक फुल मिलिट्री ऑपरेशन कहा था। आज के डेट में सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है जो तीनों थिएटर में, चाहे वो मैं एलडब्ल्यूई एरिया की बात करूं या फिर जेएनके या नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों थिएटर में एक्टिव है फोर्स। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, इस ट्रेनिंग में इन तीनों थिएटर में बंदे यहाँ से डिप्लॉयड होते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि अगर आप यहाँ से एलडब्ल्यू में पोस्टेड हो या जेएनके में पोस्टेड हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में हो, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कठिन से कठिन इलाकों में ड्यूटी निभाते इन जवानों के चेहरे पर शिकन नहीं रहती। कैंप में मौजूद होने के कारण हमें भी इनके साथ रात का खाना खाने का न्योता मिला। कहते हैं खाली पेट युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। इनका हर दिन किसी युद्ध से कम भी नहीं होता। सीआरपीएफ के जवानों के खाने पीने का खास ख्याल रखा जाता है। 3-3 बार इनके क्वालिटी की चेकिंग होती है, लेकिन सबसे बढ़कर स्वाद पर खास जोर दिया जाता है। दरअसल हम सुबह से जब यहाँ पर शूट कर रहे थे, किस तरह से ट्रेनिंग होती है सबकी, वो सारी चीज़ें जब हम शूट कर रहे थे तो हमें अधिकतर लोगों ने ये बताया कि खाना बड़ा अच्छा होता है यहाँ पे। सच में खाना अच्छा होता है क्या? अच्छा मैम, अच्छा होता है। ये क्वालिटी कंट्रोल बहुत करते हैं, बता रहे हैं। बहुत अच्छा खाना होता है हम लोग का। सीआरपीएफ का खाना जो बहुत बढ़िया खाना होता है, क्योंकि तुरंत का तुरंत मार्केट से सामान को लेके आते हैं और हमारा हर सामान ताज़ा होता है। सब्जी भी ताज़ी होती है, परचेज करके बाज़ार से आता और एट ए टाइम आता, फिर उसको बनाते हैं। वीर जवानों का गुणगान करते हैं ये खुद हमारे वीर योद्धा हैं, जिनके बारे में हम उनकी ट्रेनिंग से लेकर उनका खान पान तक सब कुछ आपको दिखा रहे हैं। यही वो बैरक्स हैं जहां पर थोड़ी देर के गाने बजाने के बाद वो जाकर आखिरकार सुस्ताएंगे अपने परिवारों से न जाने कितने किलोमीटर दूर, सिर्फ हम सब के बारे में सोचते हुए, समूचे देश के बारे में सोचते हुए। कुछ ऐसे ही गुजरते हैं इनके दिन, कुछ ऐसे ही गुजरती हैं इनकी रातें। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और अमित कुमार, साथी अभिमन्यु शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो भारत तक को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए।